हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं आज अरिथमेटिक मीन। ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। सेंट्रल टेंडेंसीज सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब होता है कि पूरा डेटा किस पॉइंट के अराउंड या किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस नंबर के अराउंड एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, तीन तरीके की सेंट्रल टेंडेंसीज हो जाती हैं, जिसमें पहला हमारा अरिथमेटिक मीन होता है, दूसरा हो जाता है मोड, एंड थर्ड इज मीडियन। ओके, इन तीन वैल्यूज से हमें डेटा के बारे में काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन को। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका फॉर्मूला। तो अरिथमेटिक मीन बेसिकली हम जो एवरेज पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में वही हो जाता है। ठीक है ना। तो एवरेज का मतलब क्या हो जाता है? एवरेज का मतलब हो जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे हम जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं लाइक 3, 4, 5, 6, 7, हमें इनका एवरेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सभी ऑब्जर्वेशन का सम करना है। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 अपॉन 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 से उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमें मिल जाएगा इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम। ठीक है ना। तो ये बेसिक अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन हो जाती है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन हमेशा ऐसे ही नहीं लिखा जाता, इसको हम और अच्छे तरीके से आगे लिखते हैं। जैसे जैसे डेटा का टाइप चेंज होगा वैसे वैसे हमारा फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन जो बेसिक मीनिंग है अरिथमेटिक मीन की वो कभी चेंज नहीं होगी, रहेगा हमेशा यही, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे यहाँ पे हमने 5 ऑब्जर्वेशंस ली थी, अगर हम ऐसे ही कुछ और ऑब्जर्वेशंस लेते हैं जो कि नंबर की फॉर्म में नहीं होगी, तो पहली ऑब्जर्वेशन को हम x1 ले लेते हैं, फिर x2, x3, इस तरीके से लेट्स से हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है, n हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं काउंटिंग होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर में होती है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं n, ये क्या है? एक नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया ना? जब इस तरीके से अरिथमेटिक मीन वैल्यूज हमें दी जाती हैं, तो अरिथमेटिक मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। x बार का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया? इन सभी ऑब्जर्वेशन को हमें सम करना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, सारी ऑब्जर्वेशन का हमने सम ले लिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? n, तो n से इसको हम डिवाइड कर देंगे ना। और हमें इतना लंबा ये पूरा एक्सप्रेशन लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, इसके लिए हमें ग्रीक लेटर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सिग्मा। ओके, ना सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है? वैसे तो दो तरीके के सिग्मा होते हैं, ये कैपिटल सिग्मा है, एक स्मॉल सिग्मा भी होता है इस तरीके से, जो कि हम स्टैटिस्टिक्स में ही पढ़ते हैं, लेकिन वो सीनियर क्लास में पढ़ते हैं 11th-12th में। ठीक है, फिलहाल हमारे पास ये कैपिटल सिग्मा है और ये रिप्रेजेंट करता है समेशन को। ठीक है, समेशन मतलब सम को रिप्रेजेंट करता है। जब पूरी सीरीज में कोई सम हो रहा होता है, जब ढेर सारे नंबर्स एक साथ ऐड हो रहे होते हैं, तो उन सारे नंबर्स को बार बार लिखने की बजाय हम वहाँ पे सिग्मा यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये जो नंबर्स दिए गए हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, एन नंबर्स हैं हमारे पास जिनको हमें ऐड करना है, तो सबको बार बार लिखने की बजाय हम यहाँ पे सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा एक्स आई, क्योंकि ये सारी x की ही वैल्यूज़ हैं लेकिन डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, x1, x2, x3। तो हम 1, 2, 3 की जगह पे i रिप्रेजेंट करते हैं। i एक तरीके से वेरिएबल है जो कि इन सभी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। i की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3 डॉट 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 n तक i की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो i की जो वैल्यू होती है उसको हम सिग्मा के नीचे लिखते हैं, i इक्वल 1 टू n, n ऊपर लिखते हैं, जो फाइनल वैल्यू होती है वो ऊपर लिखी जाती है। यहाँ पे दोबारा हमें i इक्वल n लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा, i इक्वल 1 टू n। ये सारी ऑब्जर्वेशंस के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, आई की जगह पे हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सिग्मा की वजह से प्लस लगाते जाएंगे, तो वापस हमें यही एक्सपेंशन इसका मिल जाता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो सेम रहेगा n। तो जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास है वो ये बन जाता है। अब यहाँ पे सिग्मा एक्स आई, आई इक्वल 1 टू n, ये हमें हमेशा लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई अपॉन n। आई इक्वल 1 टू n ये पहले से अंडरस्टूड होता है, इसको हमें हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। तो अगर कहीं भी सिग्मा एक्स आई लिखा हुआ है
अब यहाँ पे i इक्वल 1 to n लिखा हो या ना लिखा हो, हमें ऑलरेडी पता होगा कि क्वेश्चन में कितनी ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं पता है तो i की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 to n ली जाएगी, और अगर हमें पता है कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, लाइक 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसकी वैल्यू 10 ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लिखें ना लिखें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी हम फिलहाल ले रहे हैं कि i की वैल्यू 1 to 10 हो गया। तो सिग्मा xi का मतलब क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू सबसे पहले पुट की जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू 1, तो यहाँ मिलेगा हमें x1, और सिग्मा की वजह से हर टर्म में, मतलब हर बार i की वैल्यू पुट करने के बाद हमें प्लस लगाना है, ठीक है, लास्ट जब तक कि i की जगह पे 10 पुट नहीं हो जाता। तो x1 प्लस i की नेक्स्ट वैल्यू 2x2 हो गया, फिर i की नेक्स्ट वैल्यू 3x3 हो गया। इस तरीके से लास्ट तक जाएंगे हम, और कब तक चलेंगे, x10। जब हम i की लास्ट वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये सीरीज खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्मा xi x की सभी डिफरेंट वैल्यूज़ के सम को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी नहीं है, अनग्रुप्ड डेटा है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, कोई भी वैल्यू जो है मतलब एक आध वैल्यू रिपीट कर रही है तो ठीक है, ज़्यादा वैल्यूज रिपीट नहीं करती हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, ठीक है। तो डेटा के अलग अलग टाइप्स के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं, अगर हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती है, मीन फॉर डेटा विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसके लिए हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं जिनकी हमें फ्रीक्वेंसी पता होगी, लाइक 3, 5, 7, 9, 10, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, लाइक 3 की ऑब्जर्वेशन 2 हो गई, 5 की फ्रीक्वेंसी 5 की फ्रीक्वेंसी हमने 4 ले ली, 7 की फ्रीक्वेंसी हमने 5 ले ली, 9 की फ्रीक्वेंसी 3, 10 की फ्रीक्वेंसी लेट्स से 2। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो xi की वैल्यूज़ है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये डेटा है क्या, इस डेटा में 3 2 टाइम्स आ रहा है क्योंकि 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो अगर हम इस डेटा को पूरा एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो इसका मतलब है कि 3 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। ऐसे ही 5 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 5 5 5 5, 7 5 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5, 9 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, एंड 10 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास ये है, जो टोटल हमारे पास डेटा है वो ये है। लेकिन क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है, डेटा रिपीट कर रहा है, तो हमने इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख लिया ताकि हमें डेटा जल्दी समझ में आए और ये छोटा हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं 2 प्लस ये 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना, 16 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं। तो यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो भी हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाती हैं। जब फ्रीक्वेंसी दी गई होगी तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए हम फिर से डेटा को इस तरीके से एक्सपेंड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। और जैसे हमने अभी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के सम को सिग्मा xi लिखा था, वैसे ही फ्रीक्वेंसीज के सम को भी हम सिग्मा fi लिखेंगे, ठीक है, और इनको हम ऐड कर देंगे। 2 + 4 6 + 5 11 11 + 5 16, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। इसको चाहे तो हम n या फिर कैपिटल N भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है तो हम उसको सिग्मा fi लिखना ज़्यादा बेटर समझते हैं, ठीक है ना। नाउ अब अगर हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए वही फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो हमें ये सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, लाइक हमें 3 को ऐड करना पड़ेगा 2 बार, 5 को ऐड करना पड़ेगा 4 टाइम्स, 7 को ऐड करना पड़ेगा 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये फिर क्या होता है कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाती है। 9 को हमें 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा और 10 को 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। ये तो हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जो कि है हमारे पास 16, ठीक है ना। तो इस तरीके से काफ़ी लेंथी प्रोसेस होती है। और ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी ही हो, फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं कि इतनी छोटी हो, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये फिर कोई मतलब नहीं रहता है इसका, ठीक है। तो हमें चाहिए इसके लिए एक छोटा फॉर्मूला। तो ये जो हमने लिखा है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इसको हम जैसे 3 को 2 बार ऐड करना है तो 2 बार ऐड करने की बजाय इसको हम 3 × 2 लिख सकते हैं। 5 को 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐड करने की बजाय 1 2 3, यहाँ पे एक टाइम्स और आएगा, 4 टाइम्स ऐड करने की बजाय हम 5 × 4 लिख सकते हैं। 7 को 1 2 3 4 5 टाइम्स ऐड करने की बजाय हम 7 × 5 लिख सकते हैं। 9 को 9 × 3 लिख सकते हैं और 10 को हम 10 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी सेम चीज़ लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो लेकिन अब ये हो क्या गया, यहाँ पे हमने जो xi की वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर दिया है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो
जो हमारी 3 है ये क्या है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है एक्स आई की x1, और ये क्या है, उसी एक्स आई की फ्रीक्वेंसी है f1। यहाँ पे ये है x1 और ये है f1। ऐसे ये x2, ये f2, ये x3, ये f3, ये x4, f4, ये x5 और ये f5। ठीक है, तो ये अलग अलग xi और fi की वैल्यू। यहाँ पे जो x1, x2, x3 है, ये सीधी सीधी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करने की बजाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन रिपीट कर रही है। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 दो बार आ रही है, तो x1 ये होगी, x2 ये होगी, है ना। लेकिन हम जब फ्रीक्वेंसी डेटा लिखते हैं तो टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम एक्स आई की जगह पे लिखते हैं, कितने अलग अलग टाइप की ऑब्जर्वेशंस हमें मिल रही हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास सभी ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रीक्वेंसी में और फिर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3, हर एक ऑब्जर्वेशन का उसकी फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर सबका एडिशन हो रहा है। इस तरीके से जो हमारा डेटा है वो छोटा होता चला जा रहा है, अभी और छोटा होगा ये। ठीक है, अब ये क्या हो गया, नीचे जो 16 है जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी जगह पे हम सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ आई बोलते हैं इसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। अब जो ऊपर सम आया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अभी हमने x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए सिग्मा एक्स आई लिखा था, तो अगर x के साथ कोई और मल्टीप्लाई है हर एक प्लेस पे तो उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। जैसे x1 f1 है, x2 f2, x3 x3, इनको हम लिखेंगे सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई, ठीक है ना, अपॉन सिग्मा एफ आई। बेसिकली एक्स आई एफ आई लिखने की बजाय हम एफ आई एक्स आई लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है इसलिए। अदरवाइज एक्स आई एफ आई भी लिख सकते हैं, एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये देखो कितना छोटा फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हो जाता है अगर हमारे पास डेटा फ्रीक्वेंसी के साथ दिया गया। ठीक, तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला जब डिस्क्रीट डेटा है तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन हो जाता है, और दूसरा जो हमें मिला है जब फ्रीक्वेंसी दी गई है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई में जो आई की वैल्यू है वो 1 to n तक, मतलब जितनी भी एक्स आई की वैल्यूज़ हों, एफ आई की वैल्यूज़ हों, पूरा एंड तक जाएगा। तो इसको भी अगर हम एक्सपेंड करना चाहें सिग्मा एफ आई एक्स आई को, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू प्लस एफ थ्री एक्स थ्री प्लस डॉट 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 लास्ट वैल्यू तक एफ एन एक्स एन। इस तरीके से ये एक्सपेंड हो जाएगा, नीचे फ्रीक्वेंसी का सम होता ही है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट डेटा के लिए जब अनग्रुप डेटा है और फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये भी अनग्रुप डेटा के लिए ही है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी दी गई है तब। हालांकि ग्रुप्ड डेटा में भी हम इसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो ग्रुप डेटा अगर हमें दिया गया है लेट्स से, तो हमें क्लास इंटरवल दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। ठीक है, तो ग्रुप डेटा में हम मान लेते हैं हमारे पास इंटरवल्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 4, चलो इतना ही रखते हैं। नाउ अब जो फ्रीक्वेंसी इसकी हमें दे रखी है 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी लेट्स से 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी अगेन 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे यहाँ पे, जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो मिल जाएगा 2 + 3 5 + 2 7 + 4 11। ठीक है, तो हमें अगर ये फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी है तो जाहिर सी बात है हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। ये फॉर्मूला सिर्फ तब यूज़ होता है जब फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी गई हो, और वो भी बहुत कम ऑब्जर्वेशन हो तब, अदरवाइज उन ऑब्जर्वेशन को हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक्स आई और चाहिए, और एक्स आई क्या होता है, जब क्लास इंटरवल दिया होता है तो एक्स आई होता है मिडल पॉइंट, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क उसको हम बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं, 0 + 10 और 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 + 10 अपॉन 2 ये मिलेगा हमें 5, यहाँ पे 10 + 20 अपॉन 2 हमें मिलेगा 15, फिर नेक्स्ट 25 एंड 35। ठीक है, तो ये एक्स आई हो गया और ये एफ आई हो गया। अच्छा, जब हम एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू पुट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिग्मा एफ आई एक्स आई को यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, सारी एफ आई का एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। हमारे पास जो टेबल होती है उसी में ही हम एक कॉलम बनाते हैं एफ आई एक्स आई का। अगर हमारे पास इस तरीके से फ्रिक्वेंसी टेबल दी गई है जैसे कि ये था, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे।
यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेंगे एफ आई एक्स आई का, और इसमें ही मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, लाइक 3 2 6, 5 4 20, 7 5 35, 27 और ये 20। और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है ये सभी वैल्यूज़ का सम। तो यहाँ पे हम इसका सम निकाल लेते हैं टोटल में, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू हम डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ आई से, तो उस समय मिल जाएगा मीन इन सभी वैल्यूज़ का जो भी हमारा डेटा है। तो सेम वही काम हम ग्रुप डेटा में भी कर सकते हैं। एफ आई है, एक्स आई हमने निकाल लिया, अब एफ आई एक्स आई का एक और कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, ये क्या है, ये F1 X1 का मल्टीप्लाई हो गया, पहली वैल्यू आ गई हमारी। फिर 15 इंटू 3, इससे हमें F2 इंटू X2 मिल जाएगा 45। फिर 25 इंटू 2, इससे हमें F3 X3 मिल जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 35 140, ठीक। यहाँ से हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये सारी फ्रिक्वेंसीज का क्लास मार्क्स में मल्टीप्लाई भी हो गया और उनका सम भी हो गया, ठीक है। अब जो भी इनकी वैल्यू आए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसकी वैल्यू को सिग्मा एफ आई से हम डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा मीन, ठीक है। नाउ तो अभी तक ये जो दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, इन फॉर्मूले को यूज़ करने का जो मेथड होता है इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, और ये किसी भी टाइप के डेटा में लग सकता है, क्योंकि हमने डिस्क्रीट में भी देख लिया, अनग्रुप डेटा जब फ्रीक्वेंसी नहीं है, जब फ्रीक्वेंसी है तब भी, और जब ग्रुप डेटा है तब भी, इतनी तरीके का डेटा टाइप होता है, ठीक है ना, जो कि हम ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास मीन निकालने के मेथड्स और भी होते हैं, लेकिन सारे मेथड सभी तरीके के डेटा में नहीं लगते, डायरेक्ट मेथड सभी तरीके के डेटा में लगता है। तो मीन निकालने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये अभी हट गया है स्टेप डेविएशन मेथड क्लास 10th के सिलेबस में से, लेकिन हम इसको फिर भी देख लेंगे, बहुत ईजी होता है और इससे कैलकुलेशन भी बहुत ईजी हो जाती है। तो डायरेक्ट मेथड हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है, सभी तरीके के डेटा टाइप्स में लग जाएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड, ये भी इसी से बनता है, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है, एक्स बार इक्वल, फॉर्मूले में चेंज ये आता है कि इसमें एक नया वेरिएबल ऐड हो जाता है, ए वेरिएबल नहीं कांस्टेंट होता है ये, प्लस सिग्मा एफ आई, और यहाँ पे एक्स आई की जगह आएगा डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। अभी देखने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ईजी होता है। जो इसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें ये जो ए होता है इसी को हम एज्यूम्ड मीन बोलते हैं, मतलब मीन निकालने से पहले एक वैल्यू को हम मीन सपोज कर लेते हैं, बाद में जाके हमें करेक्ट वैल्यू ही मिलती है। तो ये बस एक तरीका है। और डी आई जो है वो एक्स आई से ही कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। डी आई का मतलब हो जाता है, डी आई को बेसिकली हम यहाँ पे बोलते हैं डेविएशंस, ठीक है, एज्यूम्ड डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ओके, अभी ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देख लेंगे क्या होते हैं। और स्टेप डेविएशन, इसमें फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई। अब जो डी आई और यू आई हैं, जरूरी नहीं है कि हर बुक में यही मिले। डी आई और यू आई ये एनसीईआरटी के हिसाब से हैं, अगर हम चाहें तो इनकी जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। यू आई की जगह हम वाई आई यूज़ कर सकते हैं, कुछ बुक्स में वाई आई दिया जाता है, सीनियर क्लासेस में भी फिर वाई आई यूज़ करते हैं, तो ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है। अपॉन सिग्मा एफ आई, जो मेन स्ट्रक्चर है फॉर्मूले का वो वही रहेगा। अब इसमें मल्टीप्लाई होता है क्लास साइज का, एच क्या होती है, क्लास साइज, जो कि हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता है, उसमें जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस होता है उसको हम क्लास साइज बोलते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है स्टेप डेविएशन मेथड के फॉर्मूले में ही जब क्लास साइज आ रहा है तो ये जो मेथड है वो सिर्फ ग्रुप्ड डेटा में ही यूज़ किया जा सकता है। स्टेप डेविएशन मेथड को हम अनग्रुप डेटा में यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे फ्रीक्वेंसी डेटा हो, उसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। स्टेप डेविएशन मेथड सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्ड डेटा में ही यूज़ किया जाए, क्योंकि हमें चाहिए क्लास साइज। ओके, ए यहाँ पे सेम चीज़ है, एज्यूम्ड मीन यू आई, जैसे डी आई निकलता है लगभग उसी से मेथड से यू आई भी निकल आता है, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, जो कि हम आगे देख लेंगे। नाउ तो डायरेक्ट मेथड हमने पूरा देख लिया, हम देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखें, कैसे भी टाइप का देखें, क्योंकि अगर हम क्लास इंटरवल भी लेते हैं तो भी हमें एफ आई और एक्स आई तो मिल ही जाता है, एफ आई दिया जाता है, एक्स आई हम निकाल लेते हैं, तो हम सीधा इसी के लिए देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में एक्स सी आई नहीं दिया गया तो एफ आई एक्स आई दिया जाएगा, तो सेम चीज़ है। 20 to 30
ओके, तो हम छोटा सा डेटा देखते हैं। नाउ इसमें हमें जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो हम सेम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, लाइक 2324, 2324, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें सिग्मा एफ आई की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी, दैट इज़ 11। एक्स आई की वैल्यू 5, 10 20 का 15, 25 एंड 35। ना अब अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते तो हम अगला कॉलम बना लेते एफ आई एक्स आई का, ठीक है। लेकिन हम ये यूज़ ही नहीं कर रहे, हमें क्या चाहिए, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ए चाहिए होता है। ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। नाउ एज्यूम्ड मीन क्या होता है, मीन बेसिकली एक मिडल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्स आई की वैल्यू होती है, इसमें से एक नंबर को हम पहले ही मीन सपोज कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम एक ही जगह पे कंसिडर करते हैं। नाउ अब मिडिल वैल्यू के लिए यहाँ पे एक्स आई में हमारे पास 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर ये ऑड वैल्यूज़ होती, लाइक हमारे पास अगर एक टर्म और अगर हम ले लें यहाँ पे 40 to 50, फ्रिक्वेंसी इसके लिए ले रहे हैं हम 4, तो ये हो जाएगा 45, और अब एफ सिग्मा एफ आई हो जाएगा 50, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्स आई में 5 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो जाहिर सी बात है इसमें बिल्कुल बीच में हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज 25। तो हम इसी को मीन सपोज करेंगे, इसको हम सपोज करेंगे एज्यूम्ड मीन। नाउ अगर एक्स आई में ये ऑड नंबर्स में है तो एक मिडल वैल्यू मिलेगी, लेकिन अगर इवन में होता, लाइक जैसे अभी था 4 वैल्यूज़ थी, तो उसमें क्या होता है कि बीच में 2 नंबर्स मिलते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको हटा दें तो बीच में हमें 2 नंबर्स मिलेंगे। इन दोनों नंबर्स में से किसी को भी हम एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, लेकिन जनरली जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसी के हिसाब से होगा, लेकिन दोनों ही वैल्यूज़ हम ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम 5 के लिए इसको देखते हैं, 40 to 50, 4 और ये 45। तो इस केस में जो एज्यूम्ड मीन है वो रहेगा 25, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। दिस इज अवर एज्यूम्ड मीन। नाउ अब बात करते हैं डी आई की। तो डी आई क्या है, डी आई है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। जो भी हमारा एज्यूम्ड मीन है वहां से कितने ऑब्जर्वेशन जो है वो कितना डेविएटेड है, कितनी दूर है, ठीक है। तो ये जो एक्स आई की वैल्यू है, इन्हीं में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करके हम डी आई की वैल्यू निकालते हैं। डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। जब हम ये टेबल बना रहे हैं तो केवल डी आई भी लिख सकते हैं या फिर पूरा उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस ए, ठीक। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, जो उससे छोटी वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, बाद में फिर पॉजिटिव आएगा, ओके। तो सभी एक्स आई की वैल्यूज में से एज्यूम्ड मीन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो 5 माइनस 25, पहली डी आई की वैल्यू हमें मिलेगी -20। बेसिकली हम ये करते क्यों हैं, हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि हम जब मीन का ऑलरेडी एक फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट मेथड, तो हम ये दोनों मेथड्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये यूज़ करते हैं डेटा टाइप की वजह से। जैसे जैसे डेटा में वैल्यूज़ कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं, अगर हमारे पास मतलब डेटा अगर हमारे पास बहुत सिंपल है, लाइक एक्स आई की वैल्यूज़ हमारे पास बहुत छोटी छोटी हैं, 2 3 4 5, और फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यूज़ हमारे पास बहुत छोटी हैं, लाइक 3 2 2 4, तो इनको सॉल्व करने में, इनका मीन निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये डेटा लाइक थोड़ा अलग हो, हमें यहाँ पे 12 दे दिया गया, यहाँ पे 23 दे दिया गया, यहाँ पे 14 दे दिया गया, यहाँ पे 35 दे दिया गया, और जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी हमें कॉम्प्लिकेटेड देंगी, ऐसी कि जिनमें मल्टीप्लाई करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर यहाँ पे 11 दे दिया, इधर 23 दे दिया। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में, फिर उनको ऐड करने में, क्योंकि मीन लॉन्ग प्रोसेस होती है ना, तो मल्टीप्लाई करो, फिर उनको ऐड करो और बाद में डिवाइड करो, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर कैसा भी डेटा हो, अगर हम उसको एज्यूम्ड मीन से करते हैं तो हमें थोड़ी सिंपल वैल्यूज़ मिल जाती हैं। डी आई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स आई से थोड़ी सिंपल वैल्यू होती है, और स्टेप डेविएशन मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें यू आई की वैल्यू और भी ज़्यादा सिंपल आती है, ठीक है। तो इसलिए हम ये मेथड्स चेंज करते हैं, क्योंकि हमारा डेटा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और हमारी कैलकुलेशन की मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो उनको बचाने के लिए, डेटा को सिंपल करने के लिए, हमारे करेक्ट आंसर लाने के लिए हम एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स आई की वैल्यूज़ अब सिंपल हो जाएंगी। तो 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा, -20, 15 माइनस 25 दैट इज -10, 25 माइनस 25 0। अब इधर आ जाएगा ये +10 और +20, ठीक है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं वैल्यूज़ हमारी अब ईजी हो रही, और इनको ऐड करना भी आसान होता है। हम एक्स आई का एफ आई मल्टीप्लाई करें तो जो भी वैल्यूज़ हैं, डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ईजी ही वैल्यूज़ हमें मिलने वाली है, ठीक है, और उनका सम करना भी ईजी होता है। अब हमें क्या चाहिए, डी आई आ गया, अब हमें चाहिए एफ आई इंटू डी आई। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई और डी आई का, तो एक कॉलम बनेगा एफ आई इंटू डी आई।
ठीक है, तो एफ आई का मल्टीप्लाई करना है डी आई में, तो 2 इंटू -20 -40, 3 इंटू -10 -30, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 10 40 एंड 4 इंटू 20 80। अब इनका एडिशन भी ईजी होगा। तो अगर हम एफ आई डी आई निकालते हैं तो ये 40 और -40 ये कट गया सीधा, 80 -30 कितना बचा, 50। ठीक है, तो ये सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, मीन निकाल लेंगे। तो एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ये हो गया 25 प्लस 50 अपॉन सिग्मा एफ आई 15। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये आ गया 25 प्लस 10 अपॉन 3। नाउ अब यहाँ पे हम एलसीएम लेके भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 10 को सीधा सीधा अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 25 प्लस 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3.33। इसको यही आता रहेगा तो इसको हम राउंड कर देंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, मीन की वैल्यू हमारी आ जाएगी 28.33। ठीक है, मीन जनरली जो एज्यूम्ड मीन होता है उसके क्लोज ही होता है, तो ये 28.33 है, तो लगभग उसके क्लोज ही है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन हमारा यही है 28.33। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। ये भी सभी तरीके के डेटा टाइप्स में लग जाता है, लेकिन जो हमारा थर्ड मेथड होता है दैट इज़ स्टेप डेविएशन, वो सभी तरीके के डेटा टाइप्स में नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्ड डेटा के ही लिए होता है। ठीक है, ये ग्रुप्ड डेटा में यूज़ होगा अगर क्लास इंटरवल नहीं है, क्योंकि अगर क्लास इंटरवल नहीं है तो फिर क्लास साइज़ भी नहीं होगा, और हमें क्लास साइज़ चाहिए होता है, एच चाहिए होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो हमें एच चाहिए, तो इसके लिए चाहिए है क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, सेम वही ले लेंगे हम, 30 to 40 एंड 40 to 50। ओके, फ्रिक्वेंसी हमें दी गई है 23244, 23244। फ्रिक्वेंसी का सम है हमारे पास 15। ना एक्स आई, तो एक्स आई की वैल्यूज़ यही जैसे निकालते हैं वापस, 5, 15, 25, 35 एंड 45। एज्यूम्ड मीन की ज़रूरत हमें यहाँ पर भी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी ए है, तो 25 हमारा एज्यूम्ड मीन है यहाँ पे। ठीक है, और अब हम निकालेंगे यू आई। तो यू आई क्या होता है, यू आई डी आई को एच से डिवाइड करके मिलता है। इससे क्या होता है कि और भी सिंपल वैल्यूज़ हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम डी आई की वैल्यू को फिर से नोटिस करें तो -20, -10, 0, 10, 20, ये सारी जो वैल्यूज़ है ना, क्योंकि जो क्लास मार्क हैं, जो एक्स आई की वैल्यू है, उनमें क्लास साइज़ के बराबर डिफरेंस होता है। जैसे क्लास इंटरवल में हमें सभी के बीच में 10-10 का डिफरेंस मिल रहा है ना, तो यही डिफरेंस क्लास मार्क्स के बीच में भी आता है। ठीक है, तो जब क्लास मार्क्स में सब्ट्रैक्शन किया जाता है, एज्यूम्ड मीन को माइनस किया जाता है, तो जो नंबर्स आते हैं वो क्लास साइज़ के ही मल्टीपल्स में आते हैं। जैसे क्लास साइज़ हमारे पास कितना है, 10 है ना, तो 10 के मल्टीपल्स में ही ये पूरी डी आई की वैल्यू आती है। लाइक 10, 20, इधर भी 10, 20, अगर और भी आगे होता तो 55, 65 होता, तो भी हमें 30, 40, 10 के ही मल्टीपल्स मिलते, और जीरो तो सबसे डिवाइड हो ही जाता है। तो क्या होता है कि एच से डिवाइड करने पे ये वैल्यूज़ और इजी हो जाती हैं। 20, 30 की जगह पे, मतलब -20, -10, 0, 10, 20 की जगह पे -2, -1, 0, 1, 2, बिल्कुल सिंपल वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। इसलिए हम यू आई निकालते हैं। तो यू आई इक्वल डी आई अपॉन एच। जरूरी नहीं है कि यू आई निकालने के लिए हम डी आई निकालें ही निकालें, हम सीधा यू आई का भी कॉलम बना सकते हैं। उस केस में हम यू आई का फॉर्मूला डी आई अपॉन एच नहीं लिखेंगे, फिर हम जो डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, ये पुट करके फॉर्मूला बनाएंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये यू आई की जगह लिखा जाएगा। यही फॉर्मूला होता है यू आई का। ठीक है, तो डी आई की सारी वैल्यूज़ को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब
फॉर्मूले में देखते जाओ, हमें बस यही पता होना चाहिए कि फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं, हम जो यूज़ कर रहे हैं मीन निकालने के लिए, उसमें क्या आ रहा है, उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हमें पता होना चाहिए कि ए क्या है, हमें पता होना चाहिए यू आई क्या है। तो उसी हिसाब से हमारी टेबल बन जाती है। टेबल की टेंशन नहीं लेनी होती है कि टेबल में क्या बनाना है, तुम्हें ये देखना है कि फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और जो फॉर्मूले में चाहिए वही टेबल में हमें चाहिए। ठीक है, तो एफ आई यू आई चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो अगला कॉलम बनेगा वो एफ आई यू आई का बनेगा। तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई हमें यू आई में करना है, तो 2 × -2 -4, 3 × -1 -3, 2 × 0 0, 4 × 1 एंड 4 × 2 8। ये आ गई एफ आई यू आई की वैल्यू। अब देखो इसको एफ आई डी आई की जो वैल्यू थी उससे भी सिंपल तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं, ईजिली ऐड कर सकते हैं। तो सिग्मा एफ आई यू आई, 4 - 4 ये कट गया, 8 - 3 कितना बचा, 5। ओके, अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे मीन के लिए। तो एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 25 प्लस ये सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया 5 अपॉन सिग्मा एफ आई 15 इंटू एच मतलब 10। ठीक है ना, तो देखो एच का वापस मल्टीप्लाई हो गया, अब ये ऊपर फिर से 50 बन गया। जो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने कैलकुलेशन की थी उसमें भी हमें सेम चीज़ मिली थी। यहाँ पे 50/15 आ रहा था प्लस 25 था, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, सेम वही रिजल्ट मिलेगा 10/3, 25 प्लस 10/3। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 25 प्लस 10/3 की वैल्यू 3.33। ठीक है, तो आंसर हमारा आएगा 28.33। तो मीन की वैल्यू हमारी सेम है, चाहे हम किसी भी मेथड से करें, इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी चेक कर सकते हैं तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए। बस अंतर ये है कि जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो सिर्फ ग्रुप डेटा में लगता है, बाकी जो डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड है वो हमारे दोनों में लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, फॉर्मूले हमें सारे पता होने चाहिए और कौन सा मेथड कब यूज़ करना है ये हमें पता होना चाहिए। बुक्स वगैरह में क्वेश्चंस में लिख के आता है कि यूज़ एन अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट मेथड का मतलब क्या है, ये तीनों ही मेथड अप्रोप्रिएट हैं, लेकिन जब वो अप्रोप्रिएट की बात कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड यूज़ मत करो, है ना। तो हमें या तो एज्यूम्ड मीन लगाना है या स्टेप डेविएशन लगाना है। अब क्योंकि स्टेप डेविएशन सिलेबस में नहीं है, तो जब भी अप्रोप्रिएट मेथड की बात आए तो हमें एज्यूम्ड मीन मेथड ही लगा के आना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना। और उसमें रीज़न पूछते हैं कि ये क्यों लगाया, तो उसमें लिखना है क्योंकि इससे जो वैल्यूज़ थी एक्स आई और एफ आई की, वो मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करने में जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी, जो मिस्टेक्स हो सकती थी, एज्यूम्ड मीन मेथड से करने पे वो मिस्टेक्स हमारी नहीं होती। ठीक है, तो ये उसका रीज़न हो जाता है, क्योंकि इससे वैल्यू सिंपल हो जाती। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए। आई होप एवरीथिंग शुड बी क्लियर बाय नाउ। ओके, इसके अलावा जो सेंट्रल टेंडेंसीज हैं मीडियन एंड मोड, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।